हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है, पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यूनिट 10 यूनिट 9 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी क्लासेस भी, और उसका हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, उसकी एमसीक्यू वगैरह भी देख चुके हैं। और इसके अलावा हमने और भी कई यूनिट्स को पढ़ लिया है, उनके अच्छे से अच्छे कंटेंट को देख लिया है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चैनल पर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है और एक वीडियो बनाने में हमें इतना टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल बिना देरी किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे बोलते हैं यूजीसी नेट, आप जानते हैं यूजीसी नेट, यूजीसी जो आप पेपर देते हो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो ये है कंप्लीट इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके कितने सदस्य होते हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी आप जानते हैं यूजीसी मीन्स क्या होता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना, उनका रखरखाव करने के लिए यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में, कब ये आपको डेट याद रखनी है, नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित हुआ था यूजीसी, तो ये नवंबर 1956 में इसे एक अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये किस प्रकार का निकाय है, तो सांविधिक निकाय है। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी कि यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय में आप समझते होंगे। एक तो होता है हेड क्वार्टर, और इसके अलावा जो उनके अलग अलग क्षेत्रों में जो ऑफिस बना दिए जाते हैं, क्योंकि एक जगह से तो सारा पूरे देश का नहीं देख रेख नहीं हो सकती, इसलिए जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसके कितने हैं, यूजीसी के 6 हैं, जो कि बेंगलुरु में, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित हैं। ठीक है, इन शहरों में इसके क्या हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और अपने क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये ध्यान रखेंगे। यूजीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यू दिल्ली से ये अपना क्या करता है, पूरा कार्य करता है, यानी कि पूरी देखरेख करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन 1948 में, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने जो आयोग समितियां पढ़ी थी जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से उनके बारे में मैंने एक वीडियो आपको मतलब यूनिट 10 से जुड़ी हुई थी, तो उसमें सारे आयोग और समितियां दे रखे हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनता है। तो 1948 में बने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही उच्चतर शिक्षा विभाग व्यवस्था के लिए इसको स्वीकार किया गया था, जिसे 1956 में वैधानिक मान्यता मिल गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1948 में जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्होंने क्या दिया था, मतलब सुझाव दिया था कि जो कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो इनके रख रखाव और इनके नियमों का निर्धारण कर सके। तो उसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1956 में इसको वैधानिक मान्यता मिल चुकी थी। यूजीसी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ये भी ध्यान रख लेना। यूजीसी का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो लोगो है, आप जानते हैं हर स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी संस्थान का कोई अपना एक खुद का लोगो होता है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रखेंगे आप। आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आयोग में सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं।
1 तो देखते हैं यहाँ पर आयोग में जो सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है। तो एक अध्यक्ष होता है इस आयोग में। यूजीसी में कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखेंगे, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष, और इसके अलावा कितने होते हैं? 10 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो सदस्य होते हैं तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकार के अधीन प्रभारी के लोगों में से की जाती है। अध्यक्ष कौन बनता है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन जो प्रभारी होते हैं उनमें से अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष का। मतलब इनमें से जो भी पहले हो जाता है वही, अगर 5 साल पूरे हो गए और उम्र अगर 65 साल की नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 साल पूरे नहीं हुए और 65 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है तो भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक क्या रहता है? अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। इसके अलावा अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो यूजीसी का जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष का। ठीक है, अध्यक्ष का 5 वर्ष का रहता है, यूजीसी के अध्यक्ष का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और उपाध्यक्ष का होता है 3 वर्ष का या फिर 65 वर्ष तक का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यूजीसी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, यूजीसी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यहाँ पे उम्र वगैरह की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ 3 साल उनका क्या है? कार्यकाल निर्धारित किया हुआ है। 10 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं 10 अन्य जो सदस्य होते हैं, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, 10 अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त। तो इनमें से जो 2 सदस्य बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों में से बनाए जाते हैं, और कम से कम 4 जो सदस्य होते हैं वो विश्वविद्यालय के शिक्षक के तहत पद पर आसीन होते हैं। यानी कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर प्रमोशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसको जो शॉर्ट फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं? NAAC। ये ध्यान रख लेना, NAAC। सन 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने पढ़े हैं, पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाई थी, पहली लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना वो वीडियो, क्योंकि आपके लिए तभी ये सारी चीज़ें काम करेंगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा जब आप सारी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ये देखेंगे और आपने इस यूनिट की पहली वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो सन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके सुझावों पर भारतीय उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सन 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नामक स्वायत्त निकाय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है इसकी स्थापना किसके आधार पर की गई थी? किसने की थी? तो ये यूजीसी के द्वारा की गई थी 1994 में। ठीक है, और किसके सुझावों पर की गई थी? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर की गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये स्वायत्त निकाय है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो यूजीसी है वो एक सांविधिक यानी कि वैधानिक निकाय है। NAAC का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वाक्य। NAAC का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वाक्य उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। ठीक है, NAAC का प्रतीक चिन्ह अभी हमने ऊपर देखा था। यूजीसी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। और NAAC का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वाक्य उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। NAAC का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा देखते हैं, यानी कि NAAC क्या करता है, इसके मूल ढांचे में क्या लिखा हुआ है और इसके कौन से वर्क हैं। तो राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, ये NAAC का क्या है? मतलब प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण करना। किसमें? विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण करना, विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था को विकसित करना,
मूल्य व्यवस्था, यानी कि जो आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने खो चुके हैं उनकी क्या करना, उनको विकसित करना, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाना और उत्कृष्टता के लिए खोज करना। ठीक है, तो ये इसके मूल ढांचे में क्या है, मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं NAAC के में। नेक्स्ट देखते हैं NAAC की प्रशासकीय जो रचना है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसके कामकाज जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी दो समूहों द्वारा प्रशासित होती है। ये ध्यान रखना है, जो NAAC है वो किसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है, तो NAAC के कामकाज किसके द्वारा किए जाते हैं, जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी दो समूहों के द्वारा प्रशासित होती है ये, जिनमें UGC होता है एक तो, है ना, और दूसरा होता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य व्यावसायिक उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होता है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको दोबारा से। ये दो समूहों के द्वारा प्रशासित होती है, जिनमें UGC जो होता है, UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, ये होते हैं। और इनके अलावा शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य व्यावसायिक उच्चतर जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। NAAC का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रख लेना, कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर। उच्चतर शिक्षा से संबंधित पहल व योजनाएं, तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों की पढ़ाई के से संबंधित हैं, उनके रोजगार से संबंधित हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको बोलते हैं रूसा। क्या बोलते हैं, रूसा बोलते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को रूसा बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो योजना है ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। किसके द्वारा चलाई गई है ये योजना, तो केंद्र के द्वारा चलाई गई है, जिसे राज्यों के योग्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से विभिन्न सहायता देने के लिए 2013 में शुरू किया गया था। यानी कि जो रूसा कार्यक्रम है इसे कब शुरू किया गया था, तो 2013 में ही शुरू हुआ था। और किनको, जो राज्यों के योग्य जो एलिजिबल हैं और हायर एजुकेशन जो संस्थान चल रहे हैं, कॉलेज वगैरह जो चल रहे हैं, उनको सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, कॉलेजेस के लिए राज्य सरकार को क्या दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। रूसा के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। मौजूद स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालय में उन्नयन करना, यानी कि जो कॉलेज चल रहे हैं और तो उनको क्या करना, यूनिवर्सिटी बना देना, है ना। कॉलेज को क्लस्टर विश्वविद्यालय में बदल देना और विश्वविद्यालय की अवधारणा के लिए अनुदान देना। अनुदान का मतलब आप समझते ही होंगे। शोध, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना, नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करना, मौजूद डिग्री कॉलेज का मॉडल कॉलेज में उन्नयन करना, संकायों के लिए भर्ती में सहायता करना और संकायों को सुधारना। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, यानी कि जो ग्रेजुएशन वगैरह की जो पढ़ाई होती है उसमें व्यवसायीकरण, उसमें इस तरह के मतलब सब्जेक्ट ऐड करना जहाँ से बच्चा अपना क्या कर सके, आगे कोई भी प्रोफेशनल। आजकल आप जानते हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो हमारे कहीं ना कहीं आगे जो प्रोफेशनल जो भी हम वर्क करना चाहेंगे, जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं उससे ही जुड़ी हुई है। संस्थाओं की पुनर्संरचना और उनमें सुधार करना, डाटा एकत्रीकरण करना और डाटा एकत्रीकरण और योजना करना, ताकि संस्थाओं को क्षमता निर्माण में बेहतर तैयारी की जा सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे किसके काम हैं ये देख लेते हैं, रूसा के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ये क्या होता है, इसको हम अगर शॉर्ट में बात करें तो इसको हम बोलते हैं GIAN। ठीक है, GIAN के नाम से इसे जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है ये कार्यक्रम। यह 30 नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 30 नवंबर 2015
15 को शुरू हुआ था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद वैज्ञानिकों और उद्यमियों की टैलेंट पूल बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब इसमें ही कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी जो वैज्ञानिक हैं या फिर उद्यमी, उद्यमी का मतलब आप समझते हैं जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनकी टैलेंट पूल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता की सहायता मिल सके। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य था। राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप, तो राष्ट्रीय रिसर्च मतलब खोज करना। भारत सरकार ने ज्ञान के किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षाविदों और विद्वानों को सम्मानित करने के लिए सन 1949 से इस योजना की शुरुआत की थी। ध्यान रखने, राष्ट्रीय रिसर्च जो प्रोफेसरशिप है, इसमें भारत सरकार ने किसके लिए शुरू किया था, तो किसी भी ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई ऐसा कोई काम करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्या हो, बच्चों को या किसी को भी फायदा हो, तो ऐसे विद्वानों को सम्मानित करना इसका क्या है, मतलब वर्क है, इसका उद्देश्य था। और ये 1949 से इस योजना की शुरुआत की थी। वास्तविक प्रसिद्धि के हकदार थे वे व्यक्ति जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र पार कर ली हो, या तो उन्होंने 65 वर्ष की उम्र पार कर ली हो और उन्होंने अपने 65 वर्ष की उम्र में कोई ज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो, या फिर 65 वर्ष के बाद भी उस क्षेत्र में सकारात्मक योगदान अपना दे रहे हों, तब उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आ गया होगा अच्छे से समझ में। एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, तो ये योजना किसके लिए चलाई गई है, प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत इस योजना का कार्यान्वयन एक सांविधिक आवश्यकता है। क्या है ये, इस 1961 के तहत इस योजना का जो कार्यान्वयन है एक सांविधिक आवश्यकता है। इसकी जो अवधि है वो कितनी है, 1 वर्ष की है। मतलब प्रशिक्षण कितने समय तक दिया जाना है, 1 वर्ष तक। प्रशिक्षकों को हर महीने 5,000 से कम की राशि का वजीफा भी दिया जाता है। मतलब 5,000 तक दिया जा सकता है या 5,000 से कम भी हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित 4 प्रशिक्षकता बोर्ड मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में स्थित है। यानी कि जो प्रशिक्षण देते हैं मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा वित्त पोषित है 4 प्रशिक्षण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई के अंदर स्थित है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, नव स्नातक इंजीनियरों, यानी कि जिन्होंने हाल ही में क्या किया हो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, और स्नातक इंजीनियरों या फिर डिप्लोमा धारकों जिन्होंने डिप्लोमा ले रखा है इंजीनियरिंग का, या फिर 12वीं पास युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सशक्त युवा समर्थ भारत। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदर्श वाक्य क्या है, सशक्त युवा समर्थ भारत। ठीक है, याद रखना ये भी। ई यंत्र, तो ई यंत्र किससे संबंधित है, ई यंत्र शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन प्रायोजित कार्यक्रम है। जो ई यंत्र है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है ये। और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स तकनीक के महत्व को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने इस पहल को क्या बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। ये ध्यान रखना है। इसका जो संयोजक है वो कौन है, आईआईटी बॉम्बे है। और रोबोटिक्स तकनीक जो बढ़ रही है, आप जानते हैं, मतलब टाइम पर ये रोबोट वगैरह बना करके दिखाए जाते हैं कि इस टाइप से रोबोट बना दिया। आजकल क्या है, रोबोट की दुनिया बनने वाली है थोड़े बहुत दिन में, है ना। तो रोबोटिक्स तकनीक के महत्व को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने इस पहल को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य है वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अंतर स्थापित प्रक्रिया में अभियंता, यानी कि अभियंता बोलते हैं हिंदी में इंजीनियर को कि अगली पीढ़ी को तैयार करना। यानी कि जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण तो हो ही, साथ में उसमें क्या हो, अंतर स्थापित प्रतिक्रिया में
प्रक्रिया में इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को भी तैयार करना। आईआईटी बॉम्बे क्या है? इस पहल का राष्ट्रीय संयोजक है। ई यंत्र का, ये ध्यान रखना। इम्प्रिंट क्या है? तो इम्प्रिंट योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। क्या ये एक फ्लैगशिप योजना है? इसके तहत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं ई यंत्र और इम्प्रिंट। तो इसके तहत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मौजूद प्रासंगिक चुनौती को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इम्प्रिंट योजना के तहत क्या होगा, ये तो ध्यान रखना है, ये एक फ्लैगशिप योजना है और इसके तहत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मौजूद प्रासंगिक जो भी चुनौती आई है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उसको सुलझाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी, ताकि ज्ञान के अमूर्तीकरण को उत्पाद में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। आईआईटी कानपुर जो है वो इसका क्या है, इस पहल का राष्ट्रीय संयोजक है। ठीक है, आईआईटी कानपुर किसका है? तो इम्प्रिंट का है। और ई यंत्र का कौन है? तो वो आईआईटी बॉम्बे है। स्वयं की हम बात करें, स्वयं मतलब स्वयं अपने लिए नहीं है बल्कि एक योजना है। तो ये स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई ई शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है ये? एक ई शिक्षा कार्यक्रम है जिसे शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है शिक्षा कार्यक्रम है जिसे शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कक्षा 9 से लेकर परास्नातक से संबंधित जो स्वयं है उसमें कहाँ से कहाँ तक, कक्षा 9 से लेकर और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वहाँ तक के सभी विषयों को देश के चुनिंदा 1000 शिक्षकों के माध्यम से स्वयं योजना के तहत पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो स्वयं है उसमें कितने शिक्षक लगे हुए हैं? तो 1000 शिक्षक हैं और 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश का मतलब अपने ही देश में जो ये प्लेटफॉर्म है स्वयं, इसको शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा, और साथ में किसने सहायता की है? तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से इसे तैयार किया गया है, बनाया गया है। स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 3 भागों में होंगे। वीडियो व्याख्यान, मतलब उसमें आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी जैसे यूट्यूब वगैरह पे मिलती है। विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री भी मिलेगी, यानी कि जो आप PDF वगैरह बोलते हैं वो मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन परीक्षा करना और शंकाओं के समाधान के ऑनलाइन विचार विमर्श। इस प्रकार स्वयं जो है वो एक क्या है, मूक प्लेटफॉर्म है। क्या है? मूक प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैसिव ओपन प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना आप। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसमें कुछ योजनाएं रह गई हैं, इसमें काफ़ी लॉन्ग हो जाती वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उनको। और आप पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं उनका भी रिवीजन करते रहना, मतलब डेली अगर आप अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ज़्यादा से स्पीड वगैरह बढ़ा के अपना जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको करना भी चाहिए, इतना सा फीडबैक देना भी चाहिए, है ना। 1 सेकंड का समय लगता है वो आप हमारे लिए निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपका, और हम अपना टाइम पूरा आपको ही दे रहे हैं। चलते हैं, धन्यवाद।